जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो मानव सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा हो या कोई और विषय या फिर नई प्रौद्योगिकी, हम इस क्षेत्र में काम करने वाले महानुभावों से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके अनुभवों से आपको परिचित कराते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा दुबई में बजरंगी भाईजान के लोकप्रिय हुए गिरीश पंत जी से। गिरीश पंत जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार हरीश जी, धन्यवाद। पंत जी, मेरा एक पहला सवाल है आपसे कि जैसे भारत में बजरंगी भाईजान बहुत लोकप्रिय हुए, इस तरह से आपको दुबई में इस तरह की उपाधि यानी कि सरनेम से आपको पुकारा जाता है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, संतवाणी चैनल का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। ये पृष्ठभूमि इससे बनी कि जो भारतीय विदेशों में फंस जाते हैं वहाँ उनको मददगार के लिए बहुत ही कम लोग आगे आ पाते हैं। और ये मददगार का सिलसिला इसलिए चालू हुआ क्योंकि मेरे मन में खुद से है कि वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये हारने की बात है और जीतने की बात है, वो अपने आप से संभव होती है। और ये भूमिका इस तरह के जो लोग समुद्र में फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मानव तस्करी अन्य क्षेत्रों में आते हैं, लेबर के, जेल केस, अदर केसों में, लेकिन ये लोग जो समुद्र में जहाज़ में काम करते हैं वो लोग किसी कारण से भी फंस जाते हैं। तो उन लोगों को निकालने के लिए भरकस प्रयास किए गए और 2017 में कम से कम 100 से ज़्यादा भारतीय वहाँ एक समुद्र में जहाज में फंसे हुए थे। वो सोमालिया के केस की बात कर रहे हैं? सोमालिया की बात नहीं है, सोमालिया का केस अलग है। ये दुबई में यूएई के बॉर्डर पे ये लोग जहाज पे रोक के रखा था क्योंकि उनके सैलरी नहीं थी, जा नहीं सकते थे। तो उस समय काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई ने कमेटी का गठन किया जिसमें सी फेयरर्स और ओवरस्टे की कमेटी का इंचार्ज बनाया गया मुझे। उसके तहत हमने कम से कम 500 से ज़्यादा समुद्र में जो काम करते हैं भारतीयों को निकाला। हमारे काउंसल जनरल खुद शिप पे गए थे, मिस्टर विपुल, और उन सभी के माध्यम से ये ऐसी मुहिम चली कि 2017 में इसके लिए भारतीय सरकार ने पॉलिसी बनाई गई कि कोई भी समुद्र में जॉब करने के लिए जाएगा उसको आरपीएसएल एजेंट के तहत रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा, भारत सरकार ने जो नीति बनाई उसमें आपकी कितनी बड़ी भूमिका थी? मैं अभिमान नहीं करता, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये इनिशिएटिव जो लिया गया ये दुबई काउंसिल जनरल के साथ मिलकर मेरे द्वारा ही लिया गया और इसकी पृष्ठभूमिका दुबई में बनी जिसमें जो भारतीय लोग फंस जाते थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें किस अधिकारी और किस अथॉरिटी को कांटेक्ट करना है। जब ये न्यूज़ वहाँ के पब्लिश में छपी थी तो उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उसके तहत मैंने हमारे काउंसिल जनरल मिस्टर विपुल से बात करके एक मीटिंग अरेंज करी, जिसके बाद वो हाई लेवल पे मीटिंग अरेंज हुई यूएई और भारत के बीच में। बाद में इस पर एक पॉलिसी बनाई गई जो आज पूरे विश्व भर में लागू है। एक ही भारतीय नहीं, पूरे विश्व भर में जितने भी भारतीय जहाज पे काम करते हैं उन सब के लिए ये पॉलिसी बनाई गई। और उसके लिए बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे जिसमें कुछ व्यक्ति 12 महीने समुद्र के अंदर रहे थे और उनको निकालने का जो काम हमारी लोकल अथॉरिटी ने किया, उसके तहत जो आपने बोला बजरंगी भाईजान का टाइटल, मुझे एक उत्तराखंड मीडिया टीवी ने मुझे ये टाइटल दिया गया इन लोगों के हेल्प करने के लिए। तो जब समुद्र में लोग फंसे, आपको कोई ऐसा केस बताइए जिसमें आपने काम किया? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि 500 से ज़्यादा लोगों को मैं भारतीय दूतावास और काउंसिल की तरफ से सहयोग से उनको निकाल पाया और वहाँ की लोकल अथॉरिटी की वजह से। बट मेरे पास जो यूएई की जो लोकल अथॉरिटी है जो इसको काम देखती है, फेडरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उन्होंने मुझे ऑथराइजेशन लेटर दिया था कि जो भी समुद्र में बाहर जहाज में फंसेंगे आप हमें संपर्क कीजिए, हम उनको निकालेंगे। और आई एम प्राउडली कैन से दैट यूएई अथॉरिटी एंड लोकल अथॉरिटी हैज़ टेकन प्रोएक्टिवली बहुत अच्छा एक्शन लिया और ऐसे मतलब एट द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे
एक मैरीटाइम का लॉ होता है, जो मुझे भी नहीं जानकारी थी, जी। लेकिन उसमें ये है कि अगर कोई जहाज़ समुद्र में है तो उसमें 5 व्यक्ति होने चाहिए, जो कैप्टन है, कुक है, बॉयलर है, क्लीनर है, ये सब। और अगर समुद्र में जहाज़ खड़ा है तो बिना किसी कैप्टन क्रू के नहीं खड़ा हो सकता, ये मैरीटाइम लॉ वहाँ पे जो मैं समझ पाया। तो वहाँ की जो अथॉरिटी है, फेडरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उन्होंने एक जहाज़ हामिद 2 जिसका बहुत जिक्र हुआ, न्यूज़ में, मीडिया में आया, उस पे एक उत्तराखंड का ही व्यक्ति पिछले 18 महीने से फंसा हुआ था और 11 महीने के बाद वो मेरे संपर्क में आया, क्योंकि जब मैं समुद्र के लोगों को हेल्प करता हूँ, इनका वायरलेस जो मैसेज है वो सब जगह जाता है। तो उनको पता चला कि दुबई में अगर कोई समुद्र में फंसे तो इनको कांटेक्ट करना है। उन्होंने मेरे से संपर्क किया और उसके संपर्क में मैं कौंसलेट के संपर्क में, फिर हमारे जो लोकल अथॉरिटी है फेडरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के संपर्क में आया। और इन तमाम प्रक्रिया के पहिने के बाद बहुत कशमकश हुई और फिर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी है, फेडरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उन्होंने उस व्यक्ति को बिना, मतलब अकेले जहाँ पे 5 लोग रहने चाहिए, उस जहाज़ को एंकर पे छोड़ के उस व्यक्ति को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे निकाला, क्योंकि 11 महीने से उस पर लाइट नहीं थी, खाना नहीं था, पानी नहीं था। तो भारतीय हमारी काउंसिल ने खाना दिया, पानी दिया और डेली मैं उसको मोटिवेट करता था, क्योंकि कई बार व्यक्ति आप एक कमरे में अकेला नहीं रह सकता। वो 11 महीने एक जहाज़ पे था जहाँ नीचे पानी, ऊपर आकाश, और वो भी जहाज़ में लाइट नहीं थी। कई बार उसने मेरे से बात करी, सर मैं पानी में कूद जाना चाहता हूँ। तो बहुत मोटिवेट, मॉरल सपोर्ट देने के 11 महीने के बाद उस व्यक्ति को हमने समुद्र से निकाला, जिसके लिए बहुत कठिन कार्य था, जिसमें लोकल अथॉरिटी का बहुत बड़ा सहयोग है, हमारे काउंसिल जनरल विपुल और उनकी पूरी टीम का सहयोग है। और मैंने तो बस एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करी और बहुत सुखद अनुभव रहा कि उसको मैं धरती पे ला सका। देखिए, दुबई की मुझे एक ख़ास बात बहुत पसंद आती है कि वहाँ जो धर्म स्थान है, हालांकि संख्या बहुत कम है जो भारतीय कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, वो सामुदायिक सेवा करते हैं। वहाँ शादियाँ भी होती हैं, अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी पढ़ना चाहे तो वहाँ आके पढ़ सकता है। तो ऐसे प्रयास क्या भारत में नहीं किए जाने चाहिए? क्योंकि धर्मस्थान तो, देवस्थान तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, शक्तिपीठ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं मुझे लगता है कि कम्युनिटी सामुदायिक सेवा की कमी है। देखिए क्या है कि विदेशों में अपनापन कहने के लिए अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति मिलता है तो लगता है कि यही मेरा परिवार है, यही मेरा गार्जियन है और यही मेरे माता पिता हैं। क्योंकि वहाँ पे अकेले ही, वहाँ पे किसी के पास, व्यक्ति के पास समय नहीं है किसी के साथ बैठ के, जैसे यहाँ पे हम भारत में मिलजुल करते हैं। लेकिन हाँ, समुदाय भारत में भी वो सब काम हो सकते हैं। और यूएई में आप जैसे धर्मस्थान की बात करी, और यूएई में अभी एक ऐसा भव्य मंदिर बनने वाला है जो कि अपने आप में भी विश्व में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान कायम करेगा। क्योंकि वहाँ के जो हमारे रूलर्स हैं, राजा हैं, शेख मोहम्मद अल नाहयान, उन्होंने वो ज़मीन दी है और उस ज़मीन पे BAPS वालों ने भव्य मंदिर बनाने का कार्य चल रहा है। और आपने जैसे बात करी, हम वहाँ तमाम त्यौहार मनाते हैं, हम वहाँ दिवाली मनाते हैं, हम वहाँ होली खेलते हैं, हम वो तमाम जो त्यौहार भारत में मनाते हैं वो सभी सामुदायिक समारोह वहाँ प्रोग्राम किए जाते हैं, शादी भी होती है। बट वहाँ पे हम भारतीय में सबसे बड़ी बात है, हम सब एकजुट होकर वहाँ कार्य करते हैं और लोगों को एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। भारत में भी वो सब हो सकता है, हम लोग मैं में रह जाते हैं जी। अब जब मैं नहीं रहेगा तो सब काम हम सहयोग से कर पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि भारत में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, पिछले 6 साल से बहुत अच्छा काम। कोरोना काल में बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी, जहां सरकारें काम नहीं पहुंचती, जहां सरकार पहुंच नहीं, वहां ऐसे संगठनों ने काम किया। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। बहुत संगठनों ने काम किया। अब वहाँ पे न जाति देखी, न धर्म देखा, न देश देखा, न काल समय देखा गया। हर तरह से लोगों को मदद की, खाना भी दिया, रहने की जगह भी दी, पैसे भी दिए और उनको भारत भेजने के लिए भी प्रयास किया। और जो कोरोना से ग्रसित लोग थे उनके परिवारों को वहाँ पे सांत्वना देने के लिए हमारी एम्बेसी और मिशन जो काउंसलेट है उन्होंने पूरा सहयोग दिया और वहाँ की गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा सहयोग दिया। और भारत से भी डॉक्टर वहाँ भेजे गए थे, भारत की सरकार ने पूरी एक टीम यूएई में भेजी थी मदद कर ले रही, और गवर्नमेंट ने पूरा प्रोजेक्ट एक्शन लेके उस पर कार्य किया। तो गिरीश जी, मैं स्पॉटलाइट कार्यक्रम के माध्यम से दुबई में रह रहे हमारे प्रवासी भारतीयों को, जो वहाँ कामगार भी हैं, जो अपना बिजनेस भी करते हैं, और उसके साथ ही देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही ये भी कहता हूँ कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। मैं भी आपके माध्यम से प्रवासी भारतीय जो भी विदेशों में रहते हैं, दिल्ली में बैठकर सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भारतवासियों को जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
संतवाणी, दुखदाहिनी सुखदायिनी।